हाँ, वो तो जीके है। यहाँ तक याद है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में तीन चार चीज़ें बताई थी। एक बताया था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, बताया था। ठीक, याद है ये? जितना क्लास में बताया उतना याद करते जाओ बस। लेंदीएस्ट रिटन बताया था। बल्किएस्ट लेंदीएस्ट एक ही बात होती है, सबसे भारी है, सबसे लंबा ऑलमोस्ट। ठीक, और ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका था? यूएस का। यहाँ तक याद है? इसके बाद एक चीज़ लिखनी है कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, लगभग 444 प्लस। ठीक, लगभग 450 के आसपास। कितने कॉन्स्टिट्यूशन में? 44 प्लस। ठीक, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टाइम कितना लगा? 2 years 11 months 18 days। 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, याद है? देखो, आज़ादी की बात चल रही थी कि हमें आज़ादी से पहले। अब 1947 में आज़ादी मिल जाएगी, पर जब आज़ादी मिल जाएगी तो देश चलेगा किससे? एक किताब से। एक ऐसी किताब जो सब मानते हों। तो जब सब मानेंगे तो क्या करेंगे? हम इंडिया के कोने कोने से, हर 10 लाख आदमी में से एक आदमी आएगा। ठीक, वही देखो क्या होता था। 47 से पहले प्रोविंशियल असेंबलीज होती थी, डरना नहीं। प्रोविंस का मतलब क्या होता है? नहीं, प्रोविंस का मतलब होता है सूबा। सूबा मतलब इंडिया बहुत सारे सूबों में डिवाइडेड था, बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, अंग्रेज़ों ने डिवाइड कर रखा था। और वहाँ पे विधानसभा टाइप की असेंबली चला करती थी। सारी पावर सेंटर की उन्होंने अपने पास रखी थी। देखो समझो, अगर मान लो तुम पे कोई रूल कर रहा है, ब्रिटिश रूल कर रहे थे पूरे इंडिया पे। इनिशियली सारी पावर अपने पास रखी, पर धीरे 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 करके पावर ये लोग भी तो मांगेंगे, इंडियंस। अरे अगर मान लो मैं तुम पे 200 साल राज करूं, तो क्या मैं उतनी ताकत के साथ 200 साल राज करूंगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल, कुछ दिन में फिर तुम्हें थोड़ी अकल आएगी। फिर तुम कुछ राइट मांगोगे, कुछ राइट मांगोगे, मैं तुम्हें क्या सारे राइट एक बार में बराबर दे दूंगा? नहीं। तो धीरे धीरे करके हम ताकत दे रहे थे, हम मतलब उस समय ब्रिटिशर्स। और ये मत सोचना मैं अपने आप को ब्रिटिश बोल रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो मैं ब्रिटिश हूँ, तुम इंडियंस हो, तो मैं तुम्हें सारी पावर एक बार में दूंगा? कुछ दे दूंगा फिर मारूंगा। इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ब्रिटिश कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से कंट्री चलाते थे। कैरेट एंड स्टिक क्या होती है? खरगोश देखा है? खरगोश को पसंद क्या होता है? कैरेट खिलाई, कैरेट खाई। जब ज़्यादा उछलने लगा तो फिर क्या मारा? फिर डंडी मारी। फिर कैरेट खिलाई, फिर डंडी मारी। फिर कैरेट खिलाई, फिर डंडी मारी। कैरेट का मतलब कोई राइट दे दिया, कुछ थोड़ी सी पावर दे दी। तो प्रोविंसेस में
लेजिस्लेटिव असेंबली बन चुकी थी, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस जिसको आज यूपी बोलते हो, समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे क्या थे, प्रोविंसेस। वहाँ से हमने कुछ कुछ लोगों को उठाया, हर 10 लाख में से एक आदमी को उठाया। अब कुछ तो प्रोविंस थी और कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जहाँ पे राजा था, जैसे जोधपुर, भोपाल, जहाँ राजा हुआ करते थे। उन लोगों से बोल दिया अपने प्रोविंस से, अपने अपने प्रिंसली स्टेट से एक एक आदमी भेज दो। समझे क्या कह रहा हूँ? ये लोग बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन मान लो। अब कुछ इसमें प्रोविंस में से आएंगे। प्रोविंस में आने का क्या रेशियो था? 10 लाख में से, ये क्वेश्चन पूछता है, 1%, हर 10 में से एक आदमी आ जाएगा, ठीक। और प्रिंसली स्टेट्स जो थे, एक प्रिंसली स्टेट से कितना आदमी आता था? ये सब लोग मिलके बैठ गए कहाँ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने, ठीक, संविधान सभा। ये मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक। इन्हीं में से 7 लोग सच में कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो इतने लोग मिलके तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे नहीं। इनमें से 7 लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट होंगे वो असलियत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये 7 लोग बुलाए, क्या कहलाए? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड कौन कर रहा था? B.R. अम्बेडकर जी। समझ में आया यहाँ तक? पक्का? 15 वुमेन थी इसमें, ये मैंने बताया था। मैं कहानी रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, ध्यान से क्लास। अब जो आज जितना डिटेल में बताऊंगा वो नेक्स्ट क्लास में उतना डिटेल से नहीं बता पाऊंगा, सिलेबस नहीं बढ़ पाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये बन के तैयार है। अब तुम बताओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पहला काम। एक काम और ये भी तो होगा, जो संसद होगी, कल संसद थी, तो क्या संसद कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी कल बैठ के? नहीं, देश चला रही थी। तो ये बताओ उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार होगी 1947 में, और देश में पहले आम चुनाव मतलब जनरल इलेक्शन जो अभी हुए, पहले चुनाव हुए 1951 से लेके 52 तक। 51 से 52 का मतलब है अक्टूबर में चालू हुए थे और फरवरी में ख़त्म हुए थे। हाँ। अब एक बात बताओ, 4-5 महीने लगेंगे, उस टाइम पे लोगों को डेमोक्रेसी समझाना कितना मुश्किल रहा होगा, जब अभी लोग नहीं समझते हैं। उस टाइम तो कितना मुश्किल रहा होगा। अब 1947 से 19 के बीच में देश कौन चला रहा है? तुम लोग बताओ। ब्रिटिश तो निकल गए 1947 में ही। 51 में पहला चुनाव होगा। अब ये 4 साल देश चला कौन रहा है? जब चुनाव होगा तो नई संसद बनेगी। क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये 4 साल देश कौन चला रहा था? यही लोग संसद का भी काम कर रहे थे, समझे मतलब? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो काम थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दूसरा था लेजिस्लेटिव। वर्ड से मत डरो, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकर। लॉ तो संसद ही बनाती है। तो दो काम कर रहे थे। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है, पूछता है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने ये 389 लोग बैठे में से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। मैंने डिटेल में बताया था कि 280 290 के 96 के आसपास इंडिया में थे, बाकी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने गए थे, बताया था ना। अब रिवाइज नहीं करोगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब जब ये 296 लोग बैठ गए, यही 296 लोग कौन है? 389 से कंफ्यूज मत हो, 389 तब चुने गए थे जब पाकिस्तान
नहीं बना था 1946 में। तो पाकिस्तान में भी तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जाएंगे, समझे? तो अब कितने बचे? 296। अब इस 296, ये 296 क्या कहलाए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी मैंने तुमको बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो काम, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और दूसरा लॉ बनाना, मतलब संविधान सभा, और दूसरा संसद। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करते थे 296 लोग, तो जो हेड होता था वो थे राजेंद्र प्रसाद। आगे जाके पहले प्रेसिडेंट बनेंगे, समझते जाना। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करने बैठती थी, मान लो हम सब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैं और हम हजरतगंज का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने बैठ गए, अलग अलग गली से सब सिलेक्ट होके आए हैं, तो जब हम हजरतगंज का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेंगे तो जो हेड होगा वो कौन होगा? राजेंद्र प्रसाद। अब मान लो, अब क्या हुआ, 3 घंटे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की, अब लेकिन देश भी तो चलाना है। अब जब देश चलाने की बात होगी तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसका काम करने लगेगी? संसद का, लेजिस्लेटिव वर्क। मैं बैठ जाऊंगा नॉर्मल मेंबर की तरह। अब क्या होगा? कोई दूसरा आदमी उस समय स्पीकर का काम करेगा। समझे क्या कह रहा हूं? बॉडी वही है, लोग वही हैं, जगह वही है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात होगी तो राजेंद्र प्रसाद हेड हो जाएंगे। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, हु वाज द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसाइडिंग ऑफिसर? अब जब कॉन्स्टिट्यूशन ना बना के लॉ बनाने की कोई बात हो रही होगी, जैसे 1951 में जमींदारी एबॉलिशन एक्ट आया, डरो मत। जमींदारी एबॉलिशन एक्ट क्या था कि जो बड़े बड़े जमींदारों के पास इतनी ज़मीन होती थी, इनसे ज़मीन लेके गरीबों में दे दो, ये एक तरीके का कानून लाना पड़ेगा। तो ये संसद का काम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम तो है नहीं। अब ये काम करने के लिए क्या कोई दूसरा आदमी बैठेगा? तो जब लेजिस्लेटिव का काम करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हेड कौन था? जीवी माव लांकर। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द कंट्री? बिरला बने हैं। ओम बिरला तो हर आदमी आंसर कर लेगा। ओम बिरला तो 90% आदमी आंसर लगा के आएगा। वो क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया, जीवी मावलंकर। अरे सरनेम होता है, लता मंगेशकर, तेंदुलकर, संजय मांजरेकर। जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण्स होते हैं उनके सरनेम में के ए होता है अधिकतर। जीवी मावलंकर। हाँ, जब लेजिस्लेटिव फंक्शन की बात होती थी तो ये हेड हो जाते थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात होती थी तो ये हेड हो जाते थे। समझ में आया? अब देखो एक क्वेश्चन और आता है। अब देखो, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले दिन बैठी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड कौन था? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद उस दिन बीमार पड़ गए, उस दिन वो बीमार पड़ गए। तो अब जब मान लो मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा? अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही था, तो हमने बोला जो सबसे बुढ़ा आदमी है, एडल्ट है, आज के लिए उसको बना दो। अब ये कहीं होता होगा? फ्रांस में ये चीज होती है। तो हमने फ्रांस की कॉपी की और पहले दिन ये एब्सेंट थे तो इनकी जगह पहले दिन बना दिया सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा। समझे क्या कह रहा हूं? पहले दिन ये बीमार हो गए। अगर ओवरऑल क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा। पूछेगा फर्स्ट सेशन में कौन था, तो सच्चिदानंद सिन्हा होगा। समझे क्या कह रहा हूं? पक्का? पक्का? चले आगे, चलो।
इसके बाद लिखो, अब देखो, जब ब्रिटिशर्स जाने की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो उससे पहले ही शुरू हो चुकी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, पहले बात शुरू हो। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात शुरू हो गई होगी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से कुछ लोग आएंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कौन बनाएगा, कैसे लोग आएंगे। समझे क्या कह रहा हूँ? पक्का? ये जो 289 लोग आ रहे हैं, ये जो 396 लोग आ रहे हैं, ये जो 396 लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुने गए थे, इसमें कुछ पाकिस्तान चले गए तो 296 ने इंडिया का बनाया 389। तो ये जो 296 हैं ये कैसे चुने जाएंगे? ये किसी नियम के तहत होगा। ये नियम तय करने के लिए ब्रिटेन, वो कहलाए कैबिनेट मिशन प्लान। समझे क्या कह रहा हूं? समझ में आया? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया। क्यों भेजा गया था? जाके देखो कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनना कैसे। ठीक। अब कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग आए थे। कितने लोग? उन 3 का नाम लिखो। पैट्रिक लॉरेंस, तुम सिर्फ लॉरेंस लिख लो। इसके बाद लिखो एवी अलेक्जेंडर। पहला लिखो पैट्रिक लॉरेंस, सिर्फ लॉरेंस लिख लो। दूसरा लिखो एवी अलेक्जेंडर, और इसके बाद लिख लो क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम था। ये 3 लोग आए। 3 लोग किस में आए? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। ये तीनों का काम क्या था? कि कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ब्रिटेन ने भेजे थे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा। जो आए थे उनको क्या बोला गया? कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान में कितने लोग थे? 3। तीनों का नाम पूछता है, ये 3 नाम याद रख लो। समझ में आया? यहाँ तक आगे चले। सच्चिदानंद सिन्हा समझ में आ गया, राजेंद्र प्रसाद समझ में आ गया। इसके बाद बी आर अम्बेडकर वॉज द चीफ ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन और पूछता है, ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी तो हेड कौन होगा? राजेंद्र प्रसाद। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव फंक्शन करेगी तो हेड कौन होगा? जीवी माव लांकर। पहले दिन राजेंद्र प्रसाद एब्सेंट थे तो कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये किससे कॉपी किया हमने? फ्रेंच से। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब और देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या पूछता है। इसके बाद ये बताया था कि इसमें विमेन कितनी थी? 15 विमेन थी। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से 7 लोग निकाले गए। ये 7 लोगों से बोला गया आप बना के दो, फिर हम सहमति से वोटिंग कर लेंगे और जिस पे वोटिंग फेवर में होगी उस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल लेंगे। 7 लोग क्या कहलाए? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था? बी आर अम्बेडकर जी। इसके बाद देखो, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कोई लीगल एडवाइजर भी तो चाहिए होगा। हर आदमी को लीगल विधि सलाहकार, है ना? अरे यार 389 में ज़रूरी थोड़ी 296 लोग थे, ये ज़रूरी थोड़ी सब इतने पढ़े लिखे हों। मोदी जी पॉपुलर बहुत हैं, मोदी जी पॉपुलर बहुत हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी उनको कानून की जानकारी बहुत ज़्यादा हो। नेता तो वोट से आ जाता है, नेता ज़रूरी कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी है नेता की। बस सांसद बनने के लिए 25 साल से ज़्यादा होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए बस, और चुनाव जीत जाओ। मतलब यहाँ देखो बनी और लागू में अंतर होता है। मैं मान लो तुमसे आज बोल कि क्लास में एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनेगी, तो आज तो बोल दिया ना, अब जिस दिन बनेगी उस दिन इम्प्लीमेंट होगी।
कह दिया बनेगी। अब कब बनेगी, किस दिन से, जिस दिन वो काम करना शुरू करेगी उस दिन इम्प्लीमेंटेशन होगा। अरे देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना यार तो कभी सिलेबस नहीं होगा, क्योंकि तुम सबको, अब देखो इसमें माइंड मत करो, इस तरीके से पढ़ा है नहीं। अब तुमको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि मैं ये भी सॉल्व कर लूँ वो भी सॉल्व कर लूँ। अब मैं अगर रैंडमली कुछ भी बताने लगूंगा तो कभी तुम्हारा एक लाइन से सिलेबस नहीं ओवर हो पाएगा। समझो, कभी सिलेबस कहाँ हो, अब मैं एकदम से इसमें बताने लगूंगा कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब क्या हुआ, बहुत सारी कहानी है ना। अभी तो मैं तुमको सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ क्वेश्चन आता है और उस बीच समझाते जा रहा हूँ। तुम देखो बात समझो, अगर मैं तुमको इस सीक्वेंस से ऐसे पढ़ाऊंगा तब तुम्हारा सिलेबस ओवर हो जाएगा। अब मैं तुमको ऐसे ले जाऊंगा, अब तुम यहाँ की चीज़ एकदम से पूछोगे, फिर मैं तुमको आधी ये बताऊंगा, फिर मैं वापस यहाँ आऊँगा, तो ट्रेन कभी चलेगी नहीं। जब सिलेबस, जब कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस सारे ओवर हो जाएं, तब अगर डाउट रह जाए तो बताना, है ना। अब ऐसे किसी का भी कुछ भी डाउट लूँगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, देखो उसमें सभी का घाटा है। अब देखो, किसको, लिखने वाले को, अभी करते हैं, रुको। अब इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्लैक कर लेते हैं, वाइट दिखेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कोई लीगल एडवाइजर भी होगा। लीगल एडवाइजर थे बी एन राव, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अंबेडकर जी, बी एन राव। इनको लॉ का बहुत नॉलेज था, अंबेडकर जी खुद कहते थे कि मुझसे ज़्यादा नॉलेज बी एन राव को है। समझ में आया। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कब हो गई थी, समझे क्या कह रहा हूँ। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। यहां से 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक। बन के तैयार हो गई कब, 26 नवंबर 1949 को। अब सुनो, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि 1930 में, 29 में, मैं बता रहा हूँ क्या मतलब है, 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ था। भाई कांग्रेस 1885 में बनी थी, 1885 में कांग्रेस बन गई थी। कांग्रेस हर साल सेशन करती थी। भाई उस समय टेलीग्राम व्हाट्सएप तो था नहीं, तो साल में एक बार मिलते थे सारे नेता इंडिया भर के। तो 1929 में भी मिले। 1929 में जब मिले तो हर साल एक अध्यक्ष चुना जाता था। भाई मीटिंग होगी तो किसी को अध्यक्ष बनाओगे ना, किसी को प्रेसिडेंट बनाओगे ना। अभी यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होगा तो शांति से काम होगा, अभी यहाँ प्रेसिडेंट नहीं होगा तो शांति से काम नहीं होगा ना। तो हर साल प्रेसिडेंट चुना जाता था। 1929 वाले प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। एक दिन में थोड़ी पीएम बन गए, नेता तो पुराने थे ना। अब 1929 में जवाहरलाल नेहरू पीएम थे। ये वाला जो सेशन था वो कहाँ हुआ था, लाहौर। बदल बदल के होता था, जैसे 1907 में सूरत में हुआ, 1885 में बॉम्बे में हुआ। हर साल अलग अलग जगहों में होता था। अलग अलग जगह पे क्यों होता था, ताकि वहाँ के लोगों को बताया जा सके कि कांग्रेस क्या है। व्हाट्सएप फेसबुक नहीं है उस टाइम पे, तो जब मीटिंग होएगी कांग्रेस की तो वहाँ का आसपास आदमी जानेगा ना कांग्रेस क्या है। देश भर का नेता पहुँचता था। अब लाहौर में अगर सेशन हो रहा है तो फिर सुभाष चंद्र बोस भी पहुँचेंगे लाहौर, वल्लभ पटेल भी पहुँचेंगे। तब व्हाट्सएप तो है नहीं, तो इन मीटिंगों का बहुत महत्व होता था। अच्छा उसके बाद देखो, व्हाट्सएप तो है नहीं, तो ये जो मीटिंग में डिसाइड हुआ, अब सारे नेता अपना अपना यही एजेंडा ले जाके इंडिया भर में करेंगे कि ब्रिटिश के खिलाफ अब क्या रणनीति अपनानी है।
फिर अगले साल मीटिंग होगी। मीटिंग हुई 1929 में, और कांग्रेस का सेशन हमेशा दिसंबर में हुआ करता था, क्योंकि पहला वाला दिसंबर में हुआ था। अब दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस सेशन ने डिसाइड किया कि अब हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या हुआ? 1929 से पहले तक इंडिया के नेता कहते थे, ब्रिटिश थे, कि देखो सर, हमको हमारा देश चलाने दो, जो बाहर की चीजें हमारे देश से रिलेटेड, जैसे डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, ये आप संभाल लेना। मतलब भैया ऐसा करो, मान लो मैं ब्रिटिश हूं, तुम इंडियन हो, 1929 से पहले तक तुम मुझसे कह रहे थे सर ऐसा करो, मेरे घर में मुझे घर चला लेने दो, घर के बाहर के जो डिसीजन होते हैं कि किससे दोस्ती रखोगे किससे नहीं, कौन तुम्हारे घर आएगा कौन नहीं, कब किससे बात करोगे किससे नहीं करोगे, ये आप डिसाइड कर लो, पर घर के अंदर के मैटर मुझे दे दो। मतलब अगर मुझे किसी से युद्ध लड़ना है तो आप डिसाइड करो, पर घर के अंदर के मैटर मुझको दे दो। 1929 से पहले तक ये डिमांड करते थे हम लोग। 1929 में जो सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें डिसाइड हुआ कि बेटा अब तो चाहिए पूर्ण स्वराज, अब तो बाहर के मैटर भी वहीं देखूंगा। ठीक, तो क्वेश्चन पूछता है पूर्ण स्वराज किस सेशन में मांग की गई थी? लाहौर सेशन में। ठीक है, अब देखो, अब पूर्ण स्वराज होगी तो मतलब देश का अपना खुद का क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपना खुद का फ्लैग होगा। अब ये चीज आम आदमी को पूर्ण स्वराज जब तुमको समझाने में दिक्कत हो रही, तो उस समय तो कितनी दिक्कत रही होगी कि पूर्ण स्वराज क्या है। पहले तो स्वराज समझाओ, फिर पूर्ण स्वराज समझाओ, और उसमें भी 80% आबादी को यही नहीं समझ में आता होगा कि ब्रिटिश के गुलाम है। आज ही कितनी चीजें समझ में आती हैं आम आदमी को, कहाँ आती हैं? उस टाइम तो और समझ लो दिक्कत थी। तो नेहरू जी ने बोला दिसंबर 1929 में कि वी वांट पूर्ण स्वराज। अब देश को कैसे बताएंगे कि पूर्ण स्वराज चाहिए? तो ऐसा करो, अगले महीने क्या लगेगी, जनवरी, 26 जनवरी 1930 को लाहौर नदी के किनारे चलेंगे और देश का झंडा लहरा देंगे। झंडा और ये सारी चीजें आम आदमी समझता है, पूर्ण स्वराज वराज नहीं समझता है, लेकिन झंडा समझता है। समझ लो, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। कोई रीजन है ना, तुमने देखा होगा नेता लोग, कोई रीजन होता है ना। अखिलेश यादव को कोई कमी है? सफेदी कुर्ता क्यों पहनता है? अरविंद केजरीवाल पैंटी शर्ट पहनते हैं। अपने टारगेट वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अरविंद केजरीवाल कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहनते? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का वोटर कितना है? शहरी वोटर है, दिल्ली में है, दिल्ली में ऑलमोस्ट सब शहर के लोग हैं, तो जैसा वोटर वैसा नेता, आदमी को वही समझ में आता है। गांधी जी तो लंदन से पढ़े वकील थे ना, गांधी जी को धोती पहनने की क्या जरूरत थी? धोती इसलिए पहने कि आम आदमी जो धोती पहनता है वो समझे मेरे जैसा आदमी है। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक तरीके की डिप्लोमेसी होती है। तुमको जिस टाइप के आदमी को अट्रैक्ट करना है वैसे ही कपड़े पहनने लग जाओ। अंगोछा डाल के इंग्लिश बोलो, तो जो अंगोछा डालेगा वो भी खुश रहेगा, तो हमारे बीच में से निकला हुआ है, एक सेंस ऑफ प्राइड आता है। तो 26 जनवरी 1930 को ये लोग गए कहाँ? लाहौर में रावी नदी चलती, रावी नदी के किनारे खड़े हुए और देश का झंडा लहरा दिया। ठीक, और डिमांड किसकी कर दी? पूर्ण स्वराज की। अब वापस स्टोरी पे आते हैं। 26 नवंबर 1900 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के बी आर अम्बेडकर जी ने नेहरू जी को जाके दे दिया कि सर हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार। तो नेहरू जी ने क्या बोला? नेहरू जी बोलते हैं यार देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो
पर मैं चाहता हूँ आगे आने वाली पीढ़ियाँ याद रखें कि पूर्ण स्वराज की डिमांड तो 1930 में ही कर दी थी। याद कैसे रखेंगे? जब मैं इस तारीख को याद कराऊंगा, इस तारीख को मैं कैसे याद कराऊंगा? ऐसा करो यार, जिस दिन तुमने बना के तैयार किया है उसका नाम रख देते हैं लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। आगे आने वाली पीढ़ियां 26 नवंबर को संविधान दिवस के नाम से पढ़ेंगी। बी आर अम्बेडकर जी भी खुश। और 2 महीने रोक लो, और ऐसा करो अगले साल 26 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट मतलब लागू कर देंगे। और 26 जनवरी 1950 को ही मैंने पिछली बार बताया था रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब जिसका जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो क्या होता है? इलेक्टेड। बताया था कि ब्रिटिश की रानी इज नॉट इलेक्टेड, तो ब्रिटेन नॉट अ रिपब्लिक। इंडिया का हेड इलेक्टेड होता है, द्रौपदी मुर्मू। कोई भी बन सकता है राष्ट्रपति इंडिया में। तो इंडिया क्या है? रिपब्लिक, जिसको बोलते हैं गणतंत्र। इसलिए 26 जनवरी को बोला गणतंत्र दिवस। और 26 जनवरी ही क्यों? अब जो भी पढ़ता है तो 26 जनवरी पूछेगा ना। इंडिया में देखो ऐसे एजुकेशन नहीं कराते। 26 जनवरी करा दिया, कभी ये नहीं समझाते 26 जनवरी ही क्यों। और रिपब्लिक डे में रिपब्लिक का मतलब क्या है? इसलिए हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाना शुरू किया। और 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस यहां से आई। अपने आप को नेहरू जी की जगह रख के देखो। मैं मान लो नेहरू जी हूं, 2024 में मैंने ये काम किया और देश में कोई, हम किसी के गुलाम थे। आज से 17 साल बाद, 20 साल, 17 साल बाद आज़ादी मिली है। मतलब 2001 मैं आज लड़ रहा हूं और 2041 में 2041 में आज़ादी मिल रही है। तो जो 2024 का संघर्ष है मेरा, उसको मैं याद रखाना चाहूंगा ना भाई। इसीलिए मैंने 2 महीने के लिए हॉल्ट कर दिया। बी आर अम्बेडकर जी की भी बात रख रही, कॉन्स्टिट्यूशन डे इसको डिक्लेयर कराया, और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाया, और 26 जनवरी से कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कराया। इसीलिए 26 जनवरी को क्या बनाते हैं? रिपब्लिक। समझ में आई ये स्टोरी पूरी? हर लाइन में क्वेश्चन है। आगे चले, चलो आगे। इसके बाद लिखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted the national flag on 22nd July 1947. Constituent Assembly adopted national flag on 22nd July 1947. इसके बाद ये बताओ इंडिया का नेशनल एम्बलम क्या है? अशोक स्तंभ। लिखो, अशोक सारनाथ पिलर। सारनाथ, सारनाथ एक जगह है ना, वहां पे अशोक ने ऐसे बनवाया था एक पिलर। एक चीज होती है, देखो आर्किटेक्चर समझते हो? किसी चीज को बनाना आर्किटेक्चर कहते हैं। ऐसे एक टाइप का आर्किटेक्चर होता है रॉक कट आर्किटेक्चर। कौन सा? रॉक कट आर्किटेक्चर, जिसमें हम बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उनको काट के बनाते हैं कुछ। तो बड़ा सा एक ईटा था, उसमें स्तंभ बनवाया था। किसने? अशोक ने। कलिंगा वॉर के बाद एक कलिंगा एक नाम की जगह है उड़ीसा में। तो कलिंगा में जब युद्ध लड़ा, किसने? अशोका ने। तो जीत तो गया, लेकिन उसने देखा बहुत मार दिया मैंने, 5-7 लाख लोग मार दिए, बहुत सारे हाथी मार दिए, बहुत घोड़े मार दिए, बहुत इंसान मार दिए। तो अशोका को लगा कि यार इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है। तो अशोका ने बुद्ध धर्म अपना लिया, है ना।
सब सर्वधर्म संभव, ऑल रिलीजन्स कैन म्यूचुअली कोएग्जिस्ट, मतलब सारे धर्म एक साथ शांति से रह सकते हैं और सत्य की ही हमेशा जीत होती है। तो वहाँ पे उन्होंने सारनाथ में एक ये बनवाया, और इसमें तुमने देखा होगा 3 शेर हैं, 3 शेर हैं। अरे यार अभी ऑफिस में दिखाऊंगा, एम्बलम रखा होगा, ठीक है। तो अब देखो, यही ये सारनाथ नाम के शहर में बना हुआ है, इसी को हमने अपना क्या बना लिया, नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम कब अडॉप्ट किया, 26 जनवरी 1950। अब नेशनल एम्बलम में लिखो, क्या लिखना है, अशोक सारनाथ पिलर, अशोक सारनाथ पिलर। यार तुम लोग वो विंडो तो खोले हो तो सारा तो एसी बाहर निकल जाएगा। ये कब से खुली है विंडो, ये खुली कब से, कल से, वो बंद कर दे यार। अशोक सारनाथ पिलर हैज 4 लायंस, क्वेश्चन पूछता है उसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं, हैज 4, 4 अरे एक पीछे भी तो है, नहीं समझे, ऐसे सीधा सीधा नहीं है ना, घुमावदार है, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, ऐसे करके खड़े हुए, ठीक है, हैज 4 लायंस। अब इसके बाद हिंदू धर्म में, बुद्धिस्ट रिलीजन में, जैसे हिंदू धर्म में गीता है, मुस्लिम रिलीजन में कुरान है, फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी में होली बाइबल है, ऐसे बहुत सारी बुक्स होती हैं। ऐसे ही बुद्ध धर्म में उपनिषद हैं, जैसे हिंदू धर्म में पुराण है, वेदा है, वेद है, पुराण है, इस्लाम में कुरान है, ऐसे बुद्धिस्ट रिलीजन में उपनिषद हैं। क्या लिखा, डरो मत यार, कभी तो पढ़ना ही है, कभी तो पढ़ना है तुमको, अगर नेता भी बनना है तो तुमको ये सब आना चाहिए। उपनिषद, तो ऐसी, बिल्कुल मैं कुछ ऐसा पढ़ाता ही नहीं जो आता नहीं है। उपनिषद बहुत सारी हैं। अब उन उपनिषद में से एक उपनिषद है, लिखो, मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद में लिखा हुआ है ये वर्ड क्या, सत्यमेव जयते। यहीं से किसने निकाला, अशोका ने, और इंडिया ने इसी को अपना क्या मान लिया, नेशनल एम्बलम, मतलब नेशनल एम्बलम में नेशनल स्लोगन, स्लोगन सत्यमेव जयते। समझ में आया सत्यमेव जयते वर्ड कहाँ से आया है, सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, ट्रूथ अलोन विल प्रीवेल, सच अकेला भी टिका रहेगा। समझ में आया। इसके बाद लिखो, द नेशनल एंथम विल, पूछेगा नहीं तुमसे, हम तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं। नेशनल द नेशनल एंथम was adopted by the Constituent Assembly on January 24, 1950। 24 जनवरी है, 26 नहीं, एक दिन का, हाँ। अरे तुमको, उन्हें थोड़ी पता था हुमाम जयदी बाद में पढ़ेंगे, एक दिन में सब कर डालेंगे क्या यार। 24 जनवरी 1950। और हर चीज़ देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो चीज़ टफ है वही तुम्हारे लिए अच्छी है, हमेशा याद रख लो। किसी भी चीज़ में जो चीज़ पेन देगी वही चीज़ कम लोग कर रहे हैं, और जो चीज़ कम लोग कर रहे हैं वही बेटर है। क्यों, क्योंकि बताओ, कुत्ते झुंड में आते हैं, शेर अकेला ही आता है। अब अगर यहाँ सब सोचो कि बहुत ज़्यादा डेट्स हैं, कोई एक सोच ले कि नहीं बहुत ज़्यादा डेट थोड़ी हैं, तो शेर कौन, जो ये सोच ले, और जो ये सोचता रह जाए
डेट बहुत वो, अरे हम पर्सनली मत लेने लेने लगा करो भाई, मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, देखो मैं तो जिम जाता भी नहीं, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, बॉडी कब बनती है? जो जिम जाता है। तो जिम जाने में पेन लगता है। हाँ। अरे तुमको बॉडी ऐसी बनाओ कि कहना ना पड़े कि हम जिम जाते हैं। जब तक तुमको कहना पड़ रहा है कि मैं जिम जाता हूँ, तब तक जिम जाने का मतलब क्या बताओ? हाँ। तो जो चीज़ टफ होती है वही बेटा सच होता है। कभी भी नोटिस कर लेना, कभी भी नोटिस कर लेना, जो टफ होगा वही असलियत होगा। टफ कम लोग करेगा ना। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम आया, एडॉप्ट हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 कंट्री का नेशनल एंथम लिखा है, दूसरी कंट्री बताओ, ये भी पूछ, तुम बताओ। रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 कंट्री का नेशनल एंथम लिखा है, एक इंडिया का, और एक चीज याद करो, टैगोर कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल के, बंगाल के। 1947 से पहले तो इंडिया में ही था ना बांग्लादेश। उन्होंने हाँ एक गाना और लिखा था, गाना बोल रहा हूँ, नेशनल एंथम, अमर सोनार बांग्ला। बाद में जाके बांग्लादेश ने इसको अपना क्या बनाया? नेशनल एंथम। इंडिया का नेशनल एंथम जनगण मन अधिनायक जया है। अच्छा जनगण मन क्यों लिखा था इन्होंने? 1911 में, उस टाइम पे, अब देखो एक बात बताओ, जो ब्रिटेन के राजा थे, रानी थे, उनके लिए तो ब्रिटेन कई जगह रूल कर रहा था। अब वो हर साल तो विजिट कर नहीं सकते। मान लो मेरा दुनिया के 60-65 देशों पे राज हो, अब 60-65 देश को हर साल चला जाऊंगा क्या मैं? आदमी औसतन 70 साल जीता है, 70 साल जीता है, जिसमें 20-25 साल बचपन में चले जाते हैं, 10-15 साल बुढ़ापे में, तो वो पीक 40 साल होते हैं उसके। तो वो हर साल इंडिया आ सकता था? नहीं। 1877 में आए थे, उसके बाद सीधे 1900, अरे और भी तो काम है कि सिर्फ घूमता ही रहेगा? वहां पे भी तो काम है। तो 1911 में ब्रिटेन का राजा था किंग जॉर्ज 5। तुमने एक कॉलेज सुना होगा लखनऊ में, KGMC, वो इन्हीं के नाम पे है, किंग जॉर्ज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। किंग जॉर्ज 5 नाम का ब्रिटेन में राजा था, वो 1911 में इंडिया की विजिट पे आया। तो भाई राजा साहब आए तो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी ना, अभी जैसे थोड़ी है कि धड़ से उड़ के आ गए। अब देखो 1904 में तो प्लेन बना है, पहला कंसेप्ट आया है। दुनिया की पहली फ्लाइट 1935 में उड़ी है। तो फ्लाइट होती नहीं थी, टाइम लगता था आने में, एक एक 2-2 महीने लग जाते थे, और राजा है भाई। अब आया, इंडिया आया, तो जब ब्रिटेन के राजा आते थे तो दिल्ली दरबार लगा करता था। तो जब ये आए तो इन्होंने पहला डिसीजन ये लिया कि 1905 में बंगाल को, पहला तो इन्होंने डिसीजन लिया, वापस कब जोड़ दो? पहला क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल को, दोनों दोनों बंगाल कब जोड़ा गया? 1911 में, पहली चीज। फिर किंग जॉर्ज 5 ने दूसरी चीज बोली कि कोलकाता से इंडिया का कैपिटल दिल्ली बना दो। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली राजधानी कब बनी? 1911। अब तीसरा ये पूछता नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, जयपुर भी गए थे तो इनके ही वजह से जयपुर को पिंक किया गया था। अच्छा एक बात बताओ, नर्स कौन से कलर का कपड़ा पहनती है? यूजुअली पिंक। अच्छे हॉस्पिटल्स में देखना, पिंक। पिंक कलर होता है हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी का। इसीलिए औरतें अधिकतर जो नौकरियां करती हैं उनको बोलते हैं पिंक कॉलर जॉब्स, जिसमें मेहमान रिसेप्शन का जॉब पिंक कॉलर जॉब, नर्स का जॉब पिंक कॉलर जॉब। तो
पिंक कलर किसका होता है? मेहमान नवाजी का। तो जयपुर घूमने गए तो जयपुर के जो राजा थे उन्होंने किंग जॉर्ज फाइव के लिए पूरे शहर को क्या कलर का करा दिया? पिंक। इसीलिए जयपुर का नाम क्या पड़ा? पिंक सिटी। आया? पक्का? अब किंग जॉर्ज फाइव बता क्यों रहा था तुमको? हाँ अब सुनो, जब किंग जॉर्ज फाइव आ रहे हैं तो तुम समझ रहे हो बहुत बड़ी चीज है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर किंग जॉर्ज फाइव के स्वागत में ही गाना लिखा था, जनगण मन। हाँ बिल्कुल। उन मैं क्या बोला, 1911 में 1911 में किंग जॉर्ज फाइव केम टू इंडिया। अब किंग जॉर्ज फाइव समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। और तब फ्लाइट नहीं है, मैं तुमको बताया पहली ऑपरेशनल कमर्शियल फ्लाइट 1935 में चली है एरोप्लेन। 1904 में तो कंसेप्ट आया, वो मत बताना रामायणा में पहले से कंसेप्ट था। रावण के पास वो था एक आज के ज़माने, हाँ आज के ज़माने की बात कर रहे हैं। तो 1935 में तो फ्लाइट कल्चर आया है, तो टाइम था यार, तो ऐसे कभी भी नहीं आ जाते थे। तुम समझो 1870 में आए थे, उसके बाद सीधे 1911। उन्हें खाली इंडिया नहीं देखना है ना, उनके लिए तो श्रीलंका भी कॉलोनी है, चाइना भी कॉलोनी है, वियतनाम भी कॉलोनी है, अफ्रीका में देश कॉलोनी है। तभी तो तुमने देखा बोला जाता था कि ब्रिटिश रानी की हुकूमत में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता है। अंग्रेज़ों का शासन इतना बड़ा था कि कभी सूर्यास्त नहीं होता था। इसका रूल कर रहे हैं तो उधर अमेरिका में भी कर रहे हैं, इधर अंधेरा होता तो सुबह हो जाती थी। तो उनका राज्य इतना बड़ा था, तो हर साल इंडिया आएंगे तो फिर काम कब करेंगे? पूरा लगभग रिलायंस इसका है, मुकेश अंबानी का। अब यहाँ पे जाओगे सहारागंज मॉल के बाजू में बगल में रिलायंस ज्वेल्स खुला है, जहाँ रिलायंस ज्वेलरी बेचता है, जहाँ रिलायंस कपड़े बेचता है। तो पंप है, वहाँ बताओ क्या मुकेश अंबानी हर साल हर स्टोर में जाके बेचता होगा? कितने स्टोर होंगे जो वो मर जाएगा वहाँ पहुँचेगा भी नहीं, वो प्रॉफिट आता है बस, उसको बात इतना पता है। तुम्हें लगता है वो हर स्टोर जाता होगा कि चले जरा देख लें एक बार, लखनऊ चल के सारे ट्रेंड स्टोर देख लिया जाए, चल के पेट्रोल पंप देख लिया जाए चल के कानपुर के? उसको पता भी नहीं होगा। उसको ऑन पेपर पता होगा कि मान लो मेरे देश में 5,000 पेट्रोल पंप हैं या मेरे 4,000 ज्वेलरी शॉप्स हैं, हर ज्वेलरी शॉप नहीं जाता होगा वो। तुम बताओ खुद, मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी तुम्हारे कहीं मोहल्ले पहुंचे? अगर मोहल्ले पहुंच जाएं तो कितना गाजा बाजा बजेगा कि मोदी जी आने वाले हैं 2 महीने पहले ही। तो हाँ, तो फिर उस समय तो तुम कुछ भी बोलो, उस समय सरकार तो ब्रिटिश की थी, बदमाश सरकार थी, बेकार सरकार थी, करप्ट, वो सब बातें अपनी जगह, सरकार ब्रिटेन की ही थी। अब जब किंग जॉर्ज फाइव आएंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। पहली चीज़ बताई, जयपुर को पिंक पे पेंट कर दिया। पिंक कलर भी बता रहा हूँ क्यों पिंक पेंट किया। पिंक मतलब हॉस्पिटैलिटी, पिंक मतलब मेहमान नवाजी। तो जब मेहमान नवाजी करानी है, हाय देव यू केम वेरी अर्ली, जब मेहमान नवाजी करानी है तो पिंक कलर रखोगे ना, तो पिंक कलर रख दिया, पिंक सिटी। दूसरा, कोलकाता से दिल्ली करा दिया। अच्छा बताओ कोलकाता से दिल्ली क्यों कराया इन्होंने? कोलकाता से दिल्ली क्यों कराया कैपिटल? देखो हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। उस समय सबसे पहले इन लोगों ने, जब इंडिया में इन्होंने राज करना शुरू किया तो सबसे पहले इनके कब्जे में कौन आया? बंगाल। अब तुम बोलोगे सर बंगाल क्यों? इंडिया में सबसे ज़्यादा उपजाऊ बंगाल है। क्यों? अब नहीं, पहले की बात बता रहा हूँ। देखो क्योंकि एक तो गंगा नदी ऐसे जाती है और इधर से ब्रह्मपुत्रा भी आती है, तो बंगाल में पानी ही पानी, मतलब फर्टाइल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, और जो जितना उपजाऊ उधर उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर, और जिधर जितनी ज़्यादा खेती उधर उतना ज़्यादा टैक्स। उस समय एग्रीकल्चर वॉज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। सबसे पहले इसलिए इन्होंने बंगाल पे अटैक किया। अटैक क्या किया, पूरी कहानी है, हिस्ट्री में मत जाओ। लगभग 1765 में, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, बिहार में एक जगह है बक्सर, यहाँ पे एक युद्ध हुआ बक्सर में।
उस युद्ध के बाद बक्सर, बंगाल किसका हो गया? ब्रिटिश का। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ बक्सर कहाँ है? बिहार में। उस टाइम का जो बंगाल था उसमें बिहार था, वेस्ट बंगाल था, बांग्लादेश था, उड़ीसा था, असम था और बिहार बताई दिया। बिहार था, वेस्ट बंगाल था, बांग्लादेश था, उड़ीसा था, असम था। इतना बड़ा था बंगाल। 1765 में किसके हाथ लग गया? बैटल ऑफ बक्सर हुई। तो अब एक बात बताओ, जब इस हिस्से में सबसे पहले ब्रिटिश पहुंचे तो सबसे पहले ब्रिटिश के तौर तरीके कहाँ के लोग सीखेंगे? जो यहाँ के जमींदार हुए। देवदास मूवी देखी है? जमींदार के लड़के कहाँ पढ़ने गए? क्या बन के आए? लॉयर। तो जब सबसे पहले ये इंग्लैंड पढ़ के आए तो ये समझे कि यार ये तो इंडिया का क्या कर रहे हैं। समझ गए? तो इंडिया को परेशान कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझे। कौन समझे? बंगाल के बच्चे। तो भाई जब बंगाल के बच्चे समझेंगे तो सबसे पहले आज़ादी की आवाज़ सबसे पहले तेज सबसे कहाँ उठेगी? बंगाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के, सुभाष चंद्र बोस बंगाल के। तो जब बंगाल में आवाज़ तेज पहुंचेगी तो सबसे पहले किंग जॉर्ज 5 कैपिटल कलकत्ता से कहाँ भेज देगा? दिल्ली। की राजधानी में प्रॉब्लम ना हो जाए। समझ में आ रहा है? पक्का? तो एक काम ये किया, दूसरा काम इनको जोड़ दिया। और मैंने तुमको ये क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 नेशनल एंथम लिखे हैं, एक बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला और एक इंडिया का क्या? जनगण मन। जनगण मन किसके लिए लिखा गया था? इंडिया के लिए। किंग जॉर्ज 5 के लिए, उनके स्वागत में। उनके स्वागत में तभी तो वो बोला गया था कि अरे एक बात बताओ भैया, अभी मोदी जी यहाँ आ जाएं, तुमने वोट दिया हो ना दिया हो, गाना लिखा गाओगे ना, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। ये क्या है? बस। अब वो झुकने दे देश, मिटने दे देश, गाया तो जाएगा ही ना भाई। गाना नहीं आया था? मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब अपना कर्ज चुकाओगे। ये सुना नहीं गाना? पिक्चर बन गई पूरी मोदी जी पे। आई नहीं थी मूवी जिस जिसमें विवेक ओबरॉय था? अब, कौन सी? जेएनयू? पता नहीं यार। एक मूवी आई ना हमारे 12, एक और मूवी आई हमारे 12, वो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी जीके में देखता हूँ, बताऊंगा। समझ में आया यहाँ तक? और ये रविन्द्रनाथ टैगोर वाली चीज़ क्यों बताई थी? क्योंकि मैंने तुमको बोला था नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुआ। भाई देखो इतना ज़ोर लगा के बताता हूँ फिर तुमको याद कुछ रहता नहीं। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, मैं तुमको बाद में दिखाऊंगा। हाँ ठीक है, चलें आगे। आगे लिखो। द सोर्सेज ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने पिछली बार बोला था कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, एक क्रिटिसिज्म है कि बैग ऑफ बोरोइंग है। बैग ऑफ बोरोइंग मतलब कुछ कहीं से उठा लिया, कुछ कहीं से उठा लिया, कुछ कहीं से उठा लाए। ठीक है, तो देखो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या लाए हैं? ब्रिटेन से एक चीज लाए हैं, यूनिटरी सिटीजनशिप। क्या चीज? यूनिटरी। इसका मतलब नहीं यार, यूनिटरी सिटीजनशिप का मतलब सिंगल सिटीजनशिप। तुम भारत के निवासी हो, तुम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला के निवासी नहीं हो। अमेरिका में क्या है? डुअल। समझ में आया? तो सिंगल सिटीजनशिप हमने किससे लिया? ब्रिटेन से। दूसरा हमने ब्रिटेन से और ली, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होगा, ना किसी प्रधानमंत्री का ना किसी राष्ट्रपति का। प्रधानमंत्री का शासन हम पे इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री को ये ताकत कानून देता है।
तो असली ताकतवर कौन है? कानून। समझ में आ रहा है? इसका शासन है इस देश में, कानून का शासन है। समझ में आ रहा है? पक्का? इसके बाद लिखो। फिर इसके बाद लिखो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। इसका मतलब क्या होता है? नहीं, जो एमपी लोगों को पावर दी होती है कि तुम फ्लोर पे कुछ भी बोल दो। हाँ, जो पार्लियामेंट की पावर्स हैं, जो एमपी मेंबर्स को कुछ पावर दी गई हैं। फ्लोर पे खड़ा होकर एमपी कुछ भी बोल सकता है। फ्लोर मतलब सदन में। समझ में आ रहा है? ये पावर कहाँ से लाएं? ब्रिटेन से। ठीक है, आगे लिखो। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? फंडामेंटल राइट लिया है। अभी फंडामेंटल राइट्स बताऊंगा एक दो लेक्चर के आगे, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। कुछ ऐसे तुम्हारे राइट्स हैं जो सरकार भी नहीं ले सकती, जैसे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। समझ में आ रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी। हाँ, 14 साल तक के बच्चे की पढ़ाई फ्री होगी, अनटचेबिलिटी नहीं होगी। बता रहा हूँ, तुमने पढ़ा है ना, तुम पढ़ के आए हो ना ये चीज़। मैं खुश हूँ। मैं देखो देखो होता क्या है, जब जब तुम वो चीज़ मैं जो बोलता हूँ रीड करके आते हो ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती तुमको वो आ जाए। उससे फ़र्क क्या होता है ना, तुम एक बार देख के आते हो, तो तुम जब पढ़ते हो, जब मैं बताता हूँ तो तुमको समझ में आता है। अभी मैंने तुमको कैबिनेट मिशन प्लान बताया था, जब तुमने पढ़ा होगा नहीं समझ में आया होगा, पर तुमने एक बार देखा था। अब तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन सच में बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ो भाई, तुमको लाइफ में जो भी करना हो, जो भी करना हो। जब मैं पढ़ाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन तुम इसकी वैल्यू समझो। कुछ भी लाइफ में करना हो, कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। कुछ भी कुछ भी, तुमको ठेकेदारी भी करनी है ना, या तुमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, चाहे डॉक्टर बनना हो, कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। अब मैं बार बार ये बोलता हूँ, मुझे ये नहीं पता देश में क्यों नहीं सबको पढ़ाते। मुझे ये नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कोई कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन क्योंकि अगर है तो सबकी बदमाशी है, क्योंकि कोई सरकार नहीं पढ़ाना चाहती। बात ये नहीं कि कांग्रेस नहीं पढ़ाने दे रही, बीजेपी भी नहीं पढ़ाने दे रही। कॉन्स्टिट्यूशन तो 6th 7th का अगर सही से पढ़ाओ तो 7th 8th के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। समझाते कहाँ है, टीचर्स ही को नहीं आता है। मैं किसी टीचर को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं मिलता हूँ ना स्कूल टीचर वीचर को, कॉन्स्टिट्यूशन बस आता है, उसका एप्लीकेशन नहीं आता है। वो इतना जोर से तुमको नहीं बता पाएगा, उसको कंसेप्ट नहीं समझ में आता है। और ना इतना फोकस जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे फोकस रहता है 8th 9th में, उतना कॉन्स्टिट्यूशन पे कहाँ फोकस रहता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर को ये कह दे गवर्नमेंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर पास नहीं करोगे तो फेल कर देंगे, तो बच्चा ताकत से पढ़ेगा ना कॉन्स्टिट्यूशन। पर कॉन्स्टिट्यूशन समझने में प्रॉब्लम यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबको आ जाएगा तो दिक्कत होगी बहुत सारे लोगों को, फिर आदमी सारे राइट जानेगा ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में लिखा है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। 17 में लिखा है, 18 में लिखा है? 17 में तो अनटचेबिलिटी लिखी है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लिखी है। बता रहा हूँ अभी, 18 में टाइटल लिखा है। इस पे ये मत सोचना कि अभी बता दिया, ये बाद में चैप्टर आएगा, इसको पढ़। अब जैसे 17 में लिखा है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब इस देश में अनटचेबिलिटी नहीं होगी। अनटचेबिलिटी मतलब हाँ कि छुएंगे नहीं, एक कुएं से पानी मत पियो, साथ में खाना नहीं खाएंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अगर गांव गांव में हर आदमी ये ताकत जान जाए तो कितना एम्पावर्ड फील करेगा कि मैं कोर्ट जा सकता हूँ। लेकिन मालूम ही नहीं लोगों को, मालूम ही नहीं ना।
ये चीज़ अगर तुम्हारी कोई लेता है तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट, तुम डायरेक्टली चले जाओ। लेकिन कितनों को मालूम। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब है ये जो टाइटल दिए जाते थे राय बहादुर, महाराजा, राजा ऑफ बनारस, वो भारत सरकार कहती है वो नहीं दिए जाएंगे। इसलिए तुम देखो अब ये सब हम लोग कॉमन पार्लेंस में बोल देते हैं, पर नवाब, राय बहादुर, राजा, राजाओं के राजा, ऐसा कोई टाइटल अब नहीं दिया जाता देश में। राजपूत अलग चीज़ हो गई, मैं कह रहा हूँ टाइटल मतलब राजा। एकेडमिक टाइटल अलाउड है, डॉक्टर, लॉयर, कर्नल, मेजर, ये एकेडमिक टाइटल हैं, ये तुम पढ़ के पाते हो। पर राजा, राजा को एकेडमिक टाइटल नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज सैफ अली खान अपने नाम के आगे नवाब लगा रहा होता, पर अलाउड नहीं है इंडिया में। ऐसे बहुत सारे राइट हैं। आर्टिकल 21 में 14 साल तक के बच्चे की फ्री एजुकेशन है, फंडामेंटल राइट है। मिलती है, लेने नहीं जाते, दोनों चीज़ों में अंतर है। मिलती तो है ही, तुम लेने नहीं जा। अगर मिलती नहीं तो 8th तक सरकारी स्कूल है तो क्यों है? मिलती है भाई एजुकेशन। 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड फेयर कंपलसरी एजुकेशन है इंडिया में। कोई भी रिलीजन को अपनाने का राइट है 25 से 28 में। अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने का राइट है 29 और 30 में। जिंदगी जीने का अधिकार है 21 में। ये जो रात में 10 बजे से 6 बजे तक भोपू नहीं बजने चाहिए, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। और गाँव में चले जाओ, तुम देखो कितने सारे डीजे गाने बजाने 12 बजे तक बजते हैं। अगर तुम पुलिस फ़ोन कर दो, मैं तुम्हें भड़का नहीं रहा हूँ, तो पुलिस आके बंद कराती है। कभी ट्राई करके देख लेना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, फंडामेंटल राइट है तुम्हारा, राइट टू स्लीप। सोना, चैन की नींद लेना तुम्हारा एक मौलिक अधिकार है इस देश में। और चैन की नींद का टाइम दिया गया 10 से 6। 10 से 6 अगर तुम्हारे घर के आसपास शोर हो रहा हो, तुम कभी भी 100 नंबर डायल कर दो, 112, पुलिस आके रुकवा के जाएगी, चाहे कितना वीआईपी फंक्शन हो। अब कांस्टेबल को ये मालूम नहीं रहता है इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, बस उसको ऊपर का अधिकारी बता देता है। एसपी को तो मालूम रहेगा ना, एसपी डीएसपी तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के ही एसपी डीएसपी बना है, तो उसको समझ में आता है, वो ट्रेनिंग दे देता है कि भैया 10 से 6 फ़ोन है तो बंद करवा देना जाके, और नहीं बंद करवाया तो क्या करूँगा, तो मैं तुमको तोड़ूंगा। वो ये थोड़ी बताता क्यों तोड़ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी स्तर की बुद्धि है ना भाई। कोई रीज़न समझ के पढ़ता है, कोई रट के पढ़ता है। जो रट के पढ़ता है वो कांस्टेबल बुद्धि, जो समझ के पढ़ता है वो एसपी बुद्धि। अब तुम डिसाइड करो। जज अलग, मैं तुमको बस बताना चाह रहा हूँ, पुलिस में भी तो इसीलिए रैंक्स बांटी हुई हैं, सबका एग्ज़ाम अलग अलग होता है, नहीं तो एक ही। हाँ, अरे तुम यार हो क्या, बता रहा हूँ तुम एकदम से यहाँ पे, पहले तुम आते हो इधर, तुम्हारा वो बहुत कम है भाई, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, मैं तुमको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। पर तुम पता है क्या हो, ये हो तुम, ये बहुत सीरियस इशू है। तुम ही मुझे यहाँ लेके गए और फिर तुम एकदम से पागल हो गए, फ्लिप हो गए। मैं तुमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताता हूँ। अब मैंने तुमको अगर ये बताया कि 10 से 6 के बीच में राइट टू स्लीप है, तो तुम नोट कर लो, ये तुम्हारे कहीं काम आ जाएगा। जब फंडामेंटल राइट डिटेल में पढ़ेंगे तो तुमको ये सारी बात आती होगी, तब मुझे टाइम कम लगेगा ना। अभी तुम आधे मन से ये सुनोगे, आधे मन से ये सुनोगे, तो कभी कोर्स नहीं आगे बढ़ेगी। यूएस से हमने एक लिया है फंडामेंटल राइट। पहली चीज क्या लिया यूएस से, फंडामेंटल राइट। फिर पिछली क्लास में मैंने डिटेल में प्रियम्बल पढ़ाया था, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नहीं पढ़ाया था? अब ये मत किया करो, मेरी क्लास आया करो। बताओ पढ़ाया था कि नहीं प्रियम्बल? तुम बताओ मैम,
इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बताया नहीं था? पढ़ाया था यार। प्रियम्बल लिया है किससे? अमेरिका से। फिर लिखो जुडिशियल रिव्यू। तो यूएस से हमने क्या? प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट। इसके बाद जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? ये कहाँ दिया है? आर्टिकल 13 में। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और जो लोग कानून बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अरे हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे एक होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव द वन हु मेक्स द लॉ, एग्जीक्यूटिव द वन हु इम्प्लीमेंट्स द लॉ, जुडिशरी द वन हु कीप्स द चेक ऑन बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी जज साहब का ये काम होता है कि ना तो तुम लॉ के बाहर कोई ऐसा लॉ बनाओगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हो, और ना तुम कोई ऐसी हरकत करोगे जो, तभी तो वकील से लोग क्यों डरते हैं? अगर थोड़ा भी टॉप लेवल का ढंग का वकील होता क्यों? देश में किसका शासन है? मैंने अभी बोला ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? रूल ऑफ लॉ। लॉ के हिसाब से देश चलेगा। तो अगर डीएम साहब कोई ऑर्डर निकालेंगे तो किसी कानून के तहत निकालेंगे। अगर वो कानून सही नहीं होगा या वो कानून के अगेंस्ट कुछ कर रहे होंगे तो शिकायत जज साहब के पास कौन पहुंचेगा? और ये लॉयर ही तो आगे जाके जज बनता है। इसलिए तुम देखो ट्रैफिक पुलिस, पुलिस वाले, ये सब लोग जल्दी लॉयर से नहीं बढ़ते। नेता का खास होगा लॉयर, क्योंकि देश किससे चलेगा? लॉ से। अगर लॉ के अगेंस्ट, अब देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि देश लॉ से चलेगा, तो जो लोग लॉ के खिलाफ जाएंगे उनको रोकने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए ना। वही चीज़ है जुडिशरी। लॉ बनाएगा ये, उसका अनुपालन कराएगा ये। अब जैसे मान लो इन्होंने ट्रैफिक पुलिस के नियम बनाए कि हेलमेट नहीं पहना 5,000 का चालान, तो ट्रैफिक पुलिस वाला एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, वो काट देगा चालान। अब मान लो ये दोनों कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो शिकायत इनके पास लेके कौन जाएगा? लॉयर। समझ में आया? तो अब ये जो शिकायत करने का तरीका है, इसमें हमने ताकत जुडिशरी को, इसी को कहते हैं जुडिशरी। ये कहाँ? अमेरिका से। चले आगे। अरे मैंने तुमसे क्या बोला? आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी नहीं होगी। फिर उसके बाद तुमको मैंने तुरंत बताया अगर तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हो जाए, कोई फंडामेंटल राइट तुम्हारा ब्रीच हो जाए, मतलब तुम्हें ना मिल रहा हो, फंडामेंटल राइट डिटेल में पढ़ेंगे एक दो क्लास बाद, तो तुम आर्टिकल 32 में किसका दरवाज़ा खटखटा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट का। और आर्टिकल 226 में किसका दरवाज़ा खटखटा सकते हो? हाई कोर्ट का। तो ये जो दरवाज़ा खटखटा रहे हो, ये किसके तहत खटखटा रहे हो? जुडिशियल रिव्यू। ये कहाँ से लिया है? यूएस से। समझ में आया? आगे लिखो। फिर इसके बाद लिखो कनाडा की फ्रॉम कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब पावर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइडेड हो। इंडिया में देखो है, सेंटर की अलग ताकत है, स्टेट की अलग ताकत है। क्वाजी फेडरल है इसलिए क्योंकि यूनियन ज़्यादा ताकतवर है। नहीं समझ में आ रहा है? पूछ लो, पूछ लो। फेडरल सरकार वो होती है जिसमें दो स्तर पे सरकार हो। इंडिया में 3 स्तर पे हो, स्टेट और पंचायती राज। प्रधान जी की भी तो सरकार है एक छोटी सी, कुछ प्रधान जी की रहती है, सेंटर के पास रहती है। आईआईटी खो तो सेंटर की पावर है, लेकिन अगर प्राइवेट विद्या
सेंटर और स्टेट के बीच में ताकतों का बंटवारा हुआ है। ये स्कीम है ना एक तरीके की कि क्या सेंटर के पास क्या अच्छा एक बार बताओ, पुलिस किसके हाथ में होती है? स्टेट। इसलिए तो देखो पुलिस वाला मुख्यमंत्री से डरता होता है। आर्मी किसके हाथ में होती है? सेंटर। अभी योगी जी कह दें जाओ पाकिस्तान पे वॉर कर दो आर्मी से, आर्मी सुनेगी? ठेंगा सुनेगी, कुछ नहीं सुनेगी। लेकिन पुलिस सुन लेगी। तो ये ताकत का बंटवारा ही तो हुआ। और ताकत का बंटवारा होना बहुत, तुम सोचो कैसे, अगर स्टेट को सारी पावर दे देते तो मान लो एक रेलवे गुजरात से लेके बंगाल तक की, अब रेलवे लाइन बिछनी थी और हमें एक चीज़ याद रखनी है, हमने प्रियम्बल में बोली थी कि देश में क्या बढ़ानी है? फर्टर्निटी। फर्टर्निटी मतलब भाईचारा। और भाईचारे का एक सबसे बेस्ट सब भारत के नागरिक होंगे। अब मान लो अगर ट्रेन चलानी थी गुजरात से लेके बंगाल तक की, अब हम चला रहे हैं, यहाँ पे योगी बनने ही नहीं दे रहे, तो रेलवे नहीं दे सकते स्टेट को। हर वो मैटर जो देश को तोड़ सकता है वो सारे मैटर चले गए सेंटर के पास। अब जैसे स्पेस है, अंतरिक्ष में कुछ करना है, अब अंतरिक्ष में मैंने याद करो पिछली बार बताया था कोरियोलिस फोर्स होती है जिस वजह से यहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग होती है, ना कि यहाँ से। तो अब मान लो सेंटर में दिल्ली सरकार ने बोला मोदी जी ने कि बेटा यहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग करेंगे आंध्र प्रदेश से, चंद्रबाबू नायडू करण नहीं होने देंगे, जाओ। तो इतना तो बी आर अम्बेडकर जी भी होशियार थे ना। इतना क्या मतलब कि होशियार थे, तो उन्हें भी समझ में आ रहा था ना कौन सी ताकत सेंटर को दूं कौन सी स्टेट को। तो जहाँ जहाँ छोटी छोटी चीज़ें स्टेट को दे दी। अब तुम बोलोगे यार मेरे लिए वो बहुत है, पर हो सकता है तुम में से कल कोई पीएम बन जाए। छोटी छोटी चीज़ें स्टेट को दे दी, पुलिस स्टेट को दे दी। अब हमको बड़ी चीज़ लगेगी क्योंकि हम लोग आम आदमी हैं। खेती दे दी, पुलिस दे दी, हेल्थ दे दिया, स्कूल दे दिया, ये सब दे दिया किसको? स्टेट को। बड़ी बड़ी चीज़ें खुद रख ली, स्पेस, डिफेंस, कम्युनिकेशन। अब तुम बताओ टेली कम्युनिकेशन समझते हो? इंटरनेट, फ़ोन, ये सारी चीज़ें। अब एक बात बताओ अगर मैं ये स्टेट को दे देता, अब मैं यूपी से फ़ोन लगा रहा हूँ, मेरा दोस्त गुजरात में रहता है, गुजरात का सीएम फ़ोन ही नहीं वहाँ पे वही नहीं होने दे रहा, नेटवर्क ही नहीं आने दे रहा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो टेली कम्युनिकेशन किसके पास है? सेंटर। रेलवे किसके पास है? सेंटर। स्पेस किसके पास है? सेंटर। आईआईटी खोलना है? सेंटर। एम्स खोलना है? सेंटर। हर ताकतवर चीज़ अपने पास रख ली। आईआईएम खोलना है तो सेंटर, हाँ सरकारी स्कूल खोलना है तो स्टेट, खेती स्टेट। अब पंचायती राज को और छोटी ताकत दी हुई है, मेले में चुंगी टैक्स लगाना है, पार्किंग टैक्स लगाना है, नाली बननी है, रोड बननी है छोटी सी, हाईवे सेंटर। ज़िले में रोड बननी है स्टेट को दे दिया, पर अब हाईवे बनना है, एक्सप्रेसवे बनना है, ऐसी चीज़ें बननी है। अब यूपी का एक्सप्रेसवे था तो स्टेट को दे दिया। अब मान लो कोई ऐसा नेशनल हाईवे बनना है, कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ना है, तो सेंटर। क्योंकि हमने पता चला कश्मीर से हाईवे बनाना चालू किया और दिल्ली में केजरीवाल बनाने नहीं दे रहा, तो चूचा करनी नहीं, तुमको ताकत ही नहीं दी हुई है। आर्मी तुमको दिया ही नहीं, एयरफोर्स तुमको दिया ही नहीं, नेवी तुमको दी नहीं, कम्युनिकेशन दिया ही नहीं, रेलवे तुमको दिया ही नहीं, डिफेंस तुमको दिया ही नहीं। समझ में आ रहा है? फूड कॉरपोरेशन मान लो, ये जो सब एमएसपी पे सरकार खरीदती है अनाज, राशन बांटने की स्कीम रख ली अपने पास, बांटने का ताकत दे दिया स्टेट को। तो जो कंट्रोल की दुकानें होती हैं वो स्टेट के पास होती हैं, लेकिन राशन की खरीदारी सेंटर करता है। समझ में आ रहा है? बड़ा भाई और छोटा भाई, असली जो देश को जोड़ के रखने वाली चीज़ें सेंटर के पास हैं। तभी तो सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के पास बहुत कम पावर होती है कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर। एटॉमिक बॉम्ब पढ़ाया था पिछली बार पोखरण टेस्ट, उसमें कहीं था कोई मुख्यमंत्री? दूर दूर तक नहीं था, हवा नहीं थी उसकी। एटॉमिक पावर किसके पास है? सेंटर। हाँ, सेंटर के पास। सेंटर बहुत पावरफुल होता है। समझ में आ रहा है? अब ये स्कीम किससे ली है? कनाडा से। फेडरल
फेडरल का मतलब होता है सेंटर और स्टेट में ताकत बटी हो। अब हमारे यहाँ सेंटर स्टेट में ताकत तो बटी है, बट बायसनेस किसकी तरफ है? फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायस। ये किससे लिया है? कनाडा। समझ में आया? समझ में आ रहा देव? तुम लेट इतना आते हो, फिर ऐसे समझ में तो आएगा नहीं, तुम वीडियो देखना। फिर इसके बाद देखो, हमने तुमको कुछ पावर दे दी और लेकिन तुमको कोई राइट नहीं, राइट दिया पर कोई ड्यूटी नहीं दी। मतलब समझे? हमने तुमको अधिकार दिया पर कोई कर्तव्य नहीं दिया। नहीं समझे? हमेशा एक चीज याद रखो, चीज वही अच्छी जब राइट आएगा, कोई ताकत आएगी तो उसके साथ कोई जिम्मेदारी भी आनी चाहिए। अगर ताकत आ जाती है बिना जिम्मेदारी के तो बदमाशी चालू है, और जिम्मेदारी आ जाती है बिना ताकत के तो भी दिक्कत है कि मुझ पे जिम्मेदारी तो दे दी पर ताकत नहीं दी। 1000 लोगों की भीड़ को मुझे दे दिया पावर, नहीं, 1000 लोगों को रोकने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझको दे दी, जिम्मेदारी मुझको दे दी, पर मुझको कोई पावर नहीं दी, 10 20 50 लोग नहीं दिए, तो दिक्कत है ना। और दूसरा देख लो, मुझे तुमने ताकत तो दे दी पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी, तो वो भी दिक्कत। तो राइट्स विल ऑलवेज कम विद पावर, नहीं ड्यूटी। इस लाइन को घर पे जाके दिमाग से सोचना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। राइट्स और ड्यूटी हमेशा साथ में चलेंगी। राइट मतलब अधिकार और ड्यूटी मतलब कर्तव्य। कर्तव्य के साथ ताकत के साथ क्या देना चाहिए? कर्तव्य। अब हमने देश में फंडामेंटल राइट तो दे दिए कि तुमको कुछ भी बोलने की आज़ादी है, कोई भी धर्म अपनाने की आज़ादी है, समानता की आज़ादी है, लेकिन देश में कोई भी कर्तव्य नहीं दिए। कोई कर्तव्य है हम लोगों का? ताकत तो तुमने ले ली सेंटर से, मान लो तुमने इंडिया नाम के देश से कुछ ताकतें तो ले ली कि हमको फ्री राशन भी चाहिए, हम स्कूल भी अगर सरकारी जाना चाहेंगे जाएंगे, इसके बाद तुम हमारी रक्षा भी करो, तुम हमें सब कुछ दो, तो बदले में ये भी तो कुछ लेगा। इंदिरा गांधी तक किसी ने कुछ नहीं लिया। इंदिरा गांधी वॉज अ ब्रेव लेडी। इंदिरा गांधी आई और इंदिरा गांधी ने अभी मैं इसको भी डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, 1976 में एक चैप्टर डाला जिसका नाम रखा फंडामेंटल ड्यूटी, कि बेटा राइट तो तुमने ले लिया, अब तुम्हें ड्यूटी भी दी है। एक फंडामेंटल ड्यूटी है, अगर देश में कल को वॉर हो जाएगा और अगर सरकार तुमसे बोलेगी कि जाओ लड़ो जाके, तो तुमको लड़ने जाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तुमको फंडामेंटल ड्यूटी तो तुमको समझ में आएगा। ये पावरफुल आदमी कर सकता भाई, चिंकू पिंकू कर ही नहीं सकता। जो पावरफुल रहेगा वही सोचेगा कि बेटा राइट ले लिया ना तुमने, अधिकार ले लिया ना, अब ड्यूटी भी ले। और तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा जैसे झंडे की रिस्पेक्ट करना तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी है, कोई भी मॉन्यूमेंट में खांच खरोच ना करना तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी है। मैं पढ़ाऊंगा, बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटी हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। जब फंडामेंटल ड्यूटी का चैप्टर आएगा तब पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? फंडामेंटल राइट के बाद ड्यूटी आएगी। अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? रशिया। समझ में आया? पिछली बार बताया था ना, यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया था। देश में इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी, इमरजेंसी का हमने लिया है, इमरजेंसी हमने लिया है जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? इमरजेंसी। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वाइमार रिपब्लिक भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। वाइमार, WEIMAR। आगे
एक और लिख लो बस, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, बाकी बुक में लंबी सी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक देखो लिस्ट होती है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, डिटेल में चैप्टर आगे चैप्टर्स। अब तुम्हें लग रहा होगा सबको आगे में ही आएगा, अभी हम उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद चैप्टर आएंगे धीरे 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 करके। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है, ये क्या सूची। अब मैंने तुमको बोला कि कुछ ताकत किसके पास है, सेंटर के पास, कुछ ताकत किसके पास है, स्टेट के पास, कुछ चीजें दोनों के पास। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 7 है, लिस्ट नंबर 7 है, वो क्या है, लिस्ट, किस चीज की लिस्ट है, शेयरिंग ऑफ पावर। सेंटर के पास लगभग 100 चीजें हैं, स्टेट के पास 61 हैं, और कॉन्करेंट में 52 हैं। मतलब ऐसी 100 चीजें हैं देश में, 100 टॉपिक हैं जिस पे कानून कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर। स्पेस। अब कुछ चीजें हैं जिन पे कौन बना सकता है, स्टेट, एग्रीकल्चर, पुलिस। कुछ चीजें हैं जिस पे दोनों बना सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट, जैसे एजुकेशन, जैसे हेल्थ, वेट्स एंड मेजर्स बहुत सारे हैं, इसमें डरो मत। अब जैसे देखो एजुकेशन, आईआईटी सेंटर बनाता है और प्राइमरी स्कूल स्टेट बनाता है, एम्स सेंटर बनाता है लेकिन लोग बंद और लोग स्टेट बना देता है। समझ में आ रहा है? कस्बे लेवल, गांव लेवल पे जाओगे तो देखोगे वहाँ पे डिस्पेंसरी खुली खुली मिल जाती हैं, वो स्टेट बनाता है, बड़े हॉस्पिटल सेंटर बनाता है। तो कुछ टॉपिक, 52 ऐसे टॉपिक है जिसपे दोनों बना सकते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, अगर मान लो एक्स मुद्दा है और एक्स मुद्दा किस में आता है, कॉन्करेंट में, मतलब एक्स मुद्दे पे सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। तो मान लो इन्होंने भी बनाया, इन्होंने भी बनाया, तो चलेगी किसकी, सेंटर की। समझ में आया? अब बी आर अम्बेडकर जी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, उनको मालूम था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949। तो उनको पता था कि हो सकता है आज से 50 साल बाद क्या दुनिया हो। मैंने ये लिस्ट तो बना दी, पर ये लिस्ट में कोई नई चीज़ आ जाए, कल को रोबोट आ जाए, किसी को पता, कल को 20 साल बाद रोबोट आ जाए कि भाई जो जितना बड़ा आदमी उसके पास उतने रोबोट। तो मेरे पास जैसे फंडामेंटल राइट है, मेरे रोबोट के भी फंडामेंटल राइट होंगे। अब पता चला मैं थोड़ी देर बाहर चला गया, तुमने मेरे रोबोट को तोड़ा मोड़ा, मारा उसको, तो उसके कुछ राइट होंगे ना, हो सकता है उसके भी कुछ राइट दे दे कोर्ट कि इस रोबो के भी कुछ राइट्स हैं। तो अब वो रोबोट जैसी चीज़ के अभी तो पता नहीं ना क्या क्या हो सकता है। अब जैसे मान लो अभी गाड़ियाँ चलती हैं रोड पे, तो नियम बनते हैं आरटीओ के, कल को हो सकता है हवा में गाड़ियाँ चलने लगे, तो इसके लिए कौन कानून बनाएगा। जो चीज़ें उस टाइम पे नहीं पता थी, उस लिस्ट का नाम रखा इन्होंने रेजिडुअरी लिस्ट। समझे मतलब क्या कह रहा हूँ? एक लिस्ट बनाई सेंटर, एक लिस्ट बनाई स्टेट, एक लिस्ट बनाई कॉन्करेंट, और एक लिस्ट बना दी रेजिडुअरी। सेंटर में डाली 100 चीज़ें, लगभग शायद 97 या 100 है, इसको चेक कर लेना। स्टेट में कितनी डाली, 61। कॉन्करेंट में कितनी डाली, 52। इस पे लॉ कौन बना सकता है, ओनली सेंटर, ओनली बोथ सेंटर प्लस स्टेट। और रेजिडुअरी में क्या है अच्छा रेजिडुअरी में कितनी चीज़ें हैं, ये तो कोई डिफाइन ही नहीं है, इसमें तो कुछ भी डल जाएगा। अभी जैसे क्रिप्टो करेंसी आई, अब क्रिप्टो करेंसी बी आर अम्बेडकर जी को तो नहीं मालूम थी क्रिप्टो करेंसी जैसी कोई चीज़ आ जाएगी, तो क्रिप्टो करेंसी किस में जाएगी, जो आगे पता नहीं क्या होना है वो किस में जाता है, रेजिडुअरी। और रेजिडुअरी पे लॉ कौन बनाता है, सेंटर। समझ में आया? प्रियम्बल कर चुके हैं, प्रियम्बल कर चुके हैं ना। अगला टॉपिक लिखो यूनियन एंड टेरिटरीज, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो बाय। अब इसके बाद लगभग 15 मिनट में दूसरी